हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8वें लेक्चर में देखेंगे प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन पीएमपी। ओके, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इसका हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, इसलिए हम लोग प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन फाइंड करते हैं। तो इन द डिजाइन ऑफ मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स such as spillways in large dams, the hydrologist and hydraulic engineer would like to keep the failure probability as low as possible. Okay, तो फेलियर प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन का यूज करते हैं, दैट इज वर्चुअली जीरो। मीन्स प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हम लोग फिक्स करते हैं तो उस टाइम में क्या होना चाहिए, मेरा जितना कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए। रिस्क हम लोग जीरो लेके चलेंगे। दिस इज बिकॉज द फेल्योर ऑफ सच ए मेजर स्ट्रक्चर विल कॉज वेरी हैवी डैमेज टू द लाइफ, प्रॉपर्टी, इकोनॉमी एंड नेशनल मोरल। तो ये हमारे नेशनल मोरल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर डैमेज होने से क्या होगा, फेल्योर होने से हमारा काफ़ी हैवी डैमेज होगा लाइफ का, प्रॉपर्टी और इकोनॉमी का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फ्लड का। अभी बिहार में फ्लड आया हुआ है, तो उस पर उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो फ्लड कैसे आते हैं, ये सबसे हम लोग को फ्लड रूटीन के बारे में भी पढ़ना है। तो इसका मेजर कारण है कि हम लोग के पास हमारे जो कैचमेंट एरिया से ज़्यादा क्या हो रहा है, वाटर वहाँ से फ्लो करता है। तो वो क्या होगा, उससे ज़्यादा फ्लो करेगा तो वो आउट ऑफ कैचमेंट एरिया जाएगा। अब उसको हम लोग रोकने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे इमिटमेंट का या डैम का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। अब वहाँ से क्या है कि किसी कारण से उसमें फेल्योर हो जाए, ओके, जिसको हम बांध बोलते हैं, बांध में फेल्योर हो जाएंगे तो क्या होगा, वैसे केस में वो पानी क्या होगा, स्पिल आउट होके हमारे रेसिडेंशियल एरिया में, जैसे विलेज, सिटीज, इसमें आ जाएंगे। तो वो क्या है कि वैसे केस में बहुत सारा हमारा इकोनॉमी भी लॉस हो रहा है, लाइफ का भी लॉस है। ओके, कई सारे बिल्डिंग, ब्रिजेज, हमारे जितने भी रोड हैं वो क्या हो रहा है, रोड हाईवे सारे वहाँ से डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसा बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हम लोग को फिक्स करना चाहिए। ओके, तो इन द डिजाइन of and analysis of such structures, the maximum possible precipitation that can reasonably be expected at a given location is used। तो ऐसे के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी पार्टिकुलर लोकेशन के लिए मैक्सिमम पॉसिबल प्रेसिपिटेशन हम लोग फिक्स करेंगे। दिस stems from the recognition that there is a physical upper limit to the amount of precipitation that can फॉल ओवर ए स्पेसिफाइड एरिया इन ए गिवन टाइम। तो हम लोग उसको गिवन टाइम और गिवन स्पेसिफाइड एरिया के लिए हम लोग उस अपर लिमिट को फिक्स करेंगे। तो द प्रोबेबल, अब इसका डिफिनीशन पार्ट देख लेते हैं। तो द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट और एक्सट्रीम रेनफॉल फॉर ए गिवन ड्यूरेशन दैट इज फिजिकली पॉसिबल ओवर ए स्टेशन और बेसिन। ओके, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट और एक्सट्रीम रेनफॉल हम लोग लेते हैं किसी भी स्टेशन और बेसिन एरिया के लिए। तो फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पीएमपी कैन बी डिफाइंड एज, तो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट रेनफॉल ओवर ए बेसिन विच वुड प्रोड्यूस ए फ्लड फ्लो विथ वर्चुअली नो रिस्क ऑफ बीइंग एक्सीडेड। तो ऐसा रेनफॉल जो क्या है, उससे वो फ्लड फ्लो प्रोड्यूस करे, इस फ्लड प्रोड्यूस करे और वहाँ पे कोई रिस्क ना हो, एंड नो रिस्क ऑफ बीइंग एक्सीडेड। तो वहाँ पे कोई रिस्क एक्सीड ना करे, तो वो क्या होगा मेरा, वहाँ तक हम लोग मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन अलाउ करेंगे। बेसिकली हम लोग दो अप्रोच यूज करते हैं, मेट्रोलॉजिकल मेथड्स एंड स्टैटिकल मेथड। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है, इसको हम लोग वो अलग अलग जगह के लिए एक रिसर्च किया जाता है लिटरेचर के फॉर्म में। और स्टैटिकल डाटा क्या है, तो ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो स्टैटिकल स्टडी इंडिकेट्स दैट पीएमपी कैन बी एस्टिमेटेड एज
तो पीएमपी को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? पीएमपी इक्वल टू पी बार प्लस के सिग्मा। यार पी बार क्या है? मीन ऑफ एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज, और सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज, एंड कैपिटल के इज इक्वल टू ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर विच डिपेंड अपॉन द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीरीज। नंबर ऑफ ईयर्स और रिटर्न पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी जानते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? दिया हुआ रहेगा द वैल्यू ऑफ के इज यूजुअली इन द नाइबरहुड फॉर ऑफ 15। तो के की वैल्यू हम लोग यूजुअली कितना लेते हैं? 15 लेते हैं। जनरलाइज चार्ट ऑफ 1 डे पीएमपी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल। तो 60 to 70 ईयर के रेनफॉल डाटा को हम लोग क्या करते हैं? जनरलाइज चार्ट के रूप में यूज करेंगे। अब एक टॉपिक है रेनफॉल इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे कैसे ये रेनफॉल मेजरमेंट स्टार्ट हुआ उसके बारे में एक दिया हुआ हिस्ट्री। तो रेनफॉल मेजरमेंट इन इंडिया बिगेन इन द 18th century. Okay, the first recorded data were obtained at Calcutta, and it was followed by observation at Madras, Bombay and Shimla. ये सब की ईयर दिए हुए थे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD was established in 1875। तो 1875 में IMD एस्टेब्लिश्ड हुआ, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, एंड द रेनफॉल, यहाँ पे भी नहीं होगा, एंड द रेनफॉल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930। तो रेनफॉल के लिए रेजोल्यूशन कब आया? 1930 में। एम्पावर्ड IMD टू हैव ओवरऑल टेक्निकल कंट्रोल ऑफ रेनफॉल रजिस्ट्रेशन इन कंट्री। तो उसके बाद रेनफॉल रेजोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ? सारा जो कंट्रोल है वो IMD के पास चला गया रेनफॉल के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन में क्या हुआ? तो अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन विच स्टिल द बेसिस द रिकॉर्डिंग, कलेक्शन एंड पब्लिशन of rainfall data is the responsibility of the state government whereas the technical control is under IMD। तो रिकॉर्ड करने का जो डाटा है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ओके, और बाकी टेक्निकल कंट्रोल क्या रहेगा? IMD के अंदर रहेगा। द स्टेट गवर्नमेंट हैव द ऑब्लिगेशन टू सप्लाई डेली, मंथली एंड एनुअल रेनफॉल डाटा टू IMD फॉर कंपाइलेशन ऑफ टू में इम्पोर्टेंट एनुअल प्रेसिपिटेशन इंटाइटल्ड डेली रेनफॉल ऑफ इंडिया एंड मंथली रेनफॉल ऑफ इंडिया। तो जो भी डाटा स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, वो IMD को सप्लाई कर देगा। तो वो वहाँ से क्या कर, जैसे डेली, मंथली और एनुअल डाटा वो सप्लाई करेगा, तो उसको कंपाइल करके डेली रेनफॉल ऑफ इंडिया और मंथली रेनफॉल ऑफ इंडिया वो वहाँ से दे देगा उसका डाटा। ओके, India has a network of observation and rain gauges maintained by IMD। ये थोड़ा पुराना है, नया डाटा देख लेना फर्दर एडिशन में। तो कितना यहाँ पे कितने हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस हैं वो दिए हुए हैं, कितने रेन गॉज स्टेशन है उसके बारे में डाटा दिया हुआ है। A set of 21 snow gauges, 10 ordinary rain gauges, 6 seasonal snow poles were part of glaciological observatories of the country। इसके बारे में दिया हुआ है। In addition to the above, a large number of rain gauges maintained by different government agencies such as Railways, State Department of Agriculture, Forestry and Irrigation, and also by private agency like coffee and tea plantation। तो ये रेन गॉज के बारे में डाटा दिया हुआ है कि कैसे कैसे कितना हमारे देश में अभी करंट में गूगल दे सकता है। गूगल पे सर्च करने पे ये करंट का डाटा वो दे देगा कितना रेन गॉज है। और मेट्रो IMD के अलावा भी क्या, रेलवे हमारा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इरिगेशन में भी यूज होता है रेन गॉज का। और कुछ प्राइवेट एजेंसी जैसे कॉफ़ी, टी प्लांटेशन, ये लोग यूज करते हैं। डाटा फ्रॉम दिस स्टेशंस द रिकॉर्डेड रेगुलरली एज आर नॉट पब्लिश्ड एंड एज सच आर नॉट
इसलिए अवेलेबल फॉर हाइड्रोलॉजिकल स्टडी। तो जो इधर उधर का डाटा है वो लोग खुद अपना ही यूज करते हैं, वो IMD को प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए उसका हम लोग को नहीं पता चलता। तो देखते हैं, एक टेस्ट अरेंज करने का सोच रहे हैं, देख अगर हो पाएगा तो आज ही वो अपलोड कर दिया जाएगा। सो हमारा यहाँ से दूसरा मॉड्यूल प्रेसिपिटेशन आज एंड हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। ओके, तो थैंक यू।